जय हिंद फ्रेंड्स। जापान का एक समुराई था यमगाता, बड़ा फेमस समुराई। तलवारबाज, पूरा जापान के समुराइयों को हरा चुका था। शंकराचार्य की उपाधि तलवारबाजी में उस आदमी के सामने कोई था ही नहीं जापान में। 1 साल उसने पूरे जापान में मुकाबला किया, सबको हराया यमगाता। 1 साल बाद घर लौट कर आया, पता चला कि उसकी बीवी का अफेयर उसके नौकर से हो गया। उसने अपने नौकर से कहा कि आज शाम को मेरा और तेरा मुकाबला होगा तलवारबाजी का, और अगर तू जीत गया तो बीवी भी तुम्हारी और सारी संपत्ति भी तुम्हारी। अरे उस नौकर ने कहा कि मालिक ऐसे ही मार डालिए, आप पूरे जापान के समुराई हैं, हम लड़ेंगे आपसे। मतलब सचिन तेंदुलकर से एक रिक्शा वाला ये कहते कि हम तुमको बॉलिंग करेंगे, और वो भी ऐसे। शोएब अख्तर को हॉन्ट करता था वो आदमी, शेन वॉर्न को हॉन्ट करता था वो आदमी। उसने कहा नहीं ऐसे नहीं, कल शाम को तलवारबाजी होगी, स्टेडियम में मिलना। अरे बोले मालिक, बोला कुछ नहीं, सुनना ही नहीं। कल शाम को तलवारबाजी होगी, वहां अगर तुम मुझे हरा ले गए तो सारी संपत्ति तुम्हारी, बीवी तुम्हारी। जापान बुद्धिस्टों का देश है, बुद्धिस्ट संतों का। वो नौकर निकला, कोई सामने बुद्धिस्ट संत उसको चकरा गया। उसने कहा महाराज कल मरने जा रहा हूं। तो बोला कैसे? क्योंकि मौत तो किसी को पता नहीं होती, तुम्हें कैसे पता है? कहा सरकार। तो फिर उसने सारी कहानी सुनाई। कहा सरकार ऐसी ऐसी बात है, और कल तो ये मुझे मार डालेगा। तो उस बुद्धिस्ट संत ने कहा कि तुम चाहो तो बच सकते हो। कहा कैसे सरकार? कहा कल का इंतजार क्यों कर रहे हो, आज तलवार उठा लो और जाके अभी बस अभी जाके जितनी गाली दे सकते हो दो, निकल बाहर। यमगाता इसको इस संत से बात करते हुए देख रहा था। देखना कहानी का, यमगाता देख रहा था। और ये गया बाजार में, इसने तलवार खरीदी और लौट के आया, दरवाजे पे खड़ा कि निकल। यमगाता को लगा कि यार इस बंदे की औकात नहीं मेरे सामने बोलने की, वो मुझे निकल कह रहा है, गाली दे रहा है। शंका बैठ गई मन में। निकला तलवार लेकर बाहर, उठाई तलवार उसने। तब तक इसने घुमा के मारा एक हाथ, यमगाता के हाथ से तलवार छूट गई। यमगाता सन्यासी हो गया। इंडियंस एंड इलेक्शंस, हमारी आदत है हर फेलियर पर, हर बात पे दूसरे को दोष देना। ये हमारी आदत है, नेचुरल। भगवान का यही मंजूर रहा। भगवान का क्या मंजूर था? कोई नहीं मिला तो भगवान को पकड़ लिए। महमूद गजनी आया, कहा अरे वो मुसलमान था, हिंदुओं को लूटना चाहता था। तुम कमजोर हो ये कभी नहीं मानोगे, तुम अपनी गलती कभी नहीं मानोगे। चलो महमूद गजनी चोर था, 1000 AD मान लिया, चलो ठीक है, मुसलमान था, तुम्हें लूटने आया था। तैमूर आया, वो भी भैया बहुत बदतमीज आदमी था भैया, हम लोग को लूटने आया था, मतलब फिर उसी गलती। नादिर शाह आया, फिर मारा, फिर लूटा, लेकिन उसी की गलती। अब्दाली आया, फिर मारा, फिर लूटा, फिर उसी की गलती। फिर 200 साल अंग्रेज आके लूटे, इंग्लिश। अंग्रेजों ने हम लोगों के साथ धोखेबाजी की। तुम 5 रुपए के सिक्के पे पैर रख के खड़े हो जाते हो, तुमसे कौन धोखेबाजी करेगा? सड़क पे 5 रुपया का सिक्का पड़ा हो तो ऐसे पैर रख के खड़े हो, तो देखते हो इधर उधर कोई ना देखे तो उठा ले। कभी अपनी भी गलती मानो यार, कभी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो।
सरकार तो गलत है ही है, सरकार तो बिल्कुल फेल कर गई। पर कभी अपनी भी तो गलती मानो। पिछले 30 साल से इस देश में कोई हिंदू शेर को चुन रहा था, कोई मुसलमान शेर को चुन रहा था, कोई दलित शेर को चुन रहा था, कोई ब्राह्मण शेर को चुन रहा था। वीडियो डालते थे, ये जा रहा है ब्राह्मण शेर। नेता चुनना है ना, दलित चुनोगे, अंबेडकर की तरह चुन लो। नेता चुनना है ना, मुसलमान चुनोगे, हसरत मोहानी की तरह चुन लो, हारून की तरह चुन। इस्लाम की सबसे बड़ी देन, इस्लाम की सबसे बड़ी देन जो इस देश के 90% मुसलमानों को नहीं पता है। राजनीति में इस्लाम की सबसे बड़ी देन, राजनीति में नहीं पता, वो है एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। ये इस्लाम की सबसे बड़ी देन है, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। और इसमें 2 नाम इतने महान हैं, एक अल हारून और दूसरा उसका बेटा अल मामून। सर पढ़िए कभी इनके बारे में। 90% मुसलमान औरंगजेब का नाम जानते हैं, इन लोग का जानते ही नहीं। औरंगजेब बड़ा बढ़िया आदमी था, चच्चा थे तुम्हारे ना। भाई साहब वो महान आदमी था, हाँ बहुत महान था। एक बार आसमान में से उंगली डाल के छेद कर दिया था, वो बाद में नासा वालों ने भरा। ये इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया सर बगदाद में, बैतुल हिकमत। पर मुसलमानों से कुछ बोल दो, नाराज हो जाते हैं। संगी है, संगी है ये। हाँ, बैतुल हिकमत सबको बुलाया सर, पूरी दुनिया के विद्वानों को। ये इस्लाम की राजनीति को सबसे बड़ी देन है। कैलिफ सिस्टम, जो आदमी एनलाइटेंड होगा वो स्पिरिचुअल हेड होगा और वही पॉलिटिकल हेड होगा। हजरत अबू बकर, हजरत उमर साहब की कहानियां सुनो सर। मुसलमान इसी को भूल गया। नेता चुनो सर, तुम दलित नेता चाहते हो ना, दलित नेता चुनो, अंबेडकर जैसा चुनो। कोई हारून जैसा चुनो। पढ़ो इस आदमी का इतिहास, लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन, साइंस में कंट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन, पॉवर्टी में कंट्रीब्यूशन। नहीं वो आरएसएस वाले जो है मुसलमानों के पीछे 2014 में आए, 2014 में आए। उससे पहले की कंडीशन देख लो, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। अरे नहीं, वो आप नहीं समझ पाएंगे। ये पटेल, आजाद, नेहरू, गांधी, अंबेडकर, ये सर पढ़े लिखे लोग थे सर। अंबेडकर के पास इतनी डिग्रियां थी सर, इतनी। मैं उनकी एक फोटोग्राफ है अपने पास रखता हूं हमेशा, मैं दिखाता हूं आपको। सर ये देखिए सर ये फोटोग्राफ मैं अपने बेडरूम में रखा हूं और मैं इसको देखता हूं सर। डिग्री देखिए सर, डिग्री डॉक्टर बी आर अंबेडकर, एमए पीएचडी कोलंबिया, डीएससी बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, जो उनको भगवान मानते हैं उनको भी नहीं पता होगा। डीएससी लंदन, एलएलडी कोलंबिया, डीलिट बारेट लॉ लंदन, एमएलसी, इतनी डिग्री सर। पडरौना यूनिवर्सिटी से नहीं। ऐसे आदमी को नेता चुनो सर, इसी को बोलते हैं एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। पढ़ो कितने ताकतवर थे मुसलमान। पूरा स्पेन से लेके कैस्पियन सी, स्पेन से लेके चाइना सी, कैस्पियन से लेके हिंदुस्तान, सब पर कब्जा। कुछ तो बात रही होगी ना सर। भगवान राम जैसा राजा चुनो, त्याग करने को तैयार है हमेशा, खुद के लिए कुछ नहीं करना, कभी पिता के लिए करना, कभी प्रजा के लिए करना।
गुरु गोविंद सिंह जैसा राजा चुनो सर, 4 बेटे कुर्बान। राजा चुनना है ना, चुनने की ताकत तो तुम्हारे हाथ में है। तुम दूसरे को दोष क्यों देते हो? क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ी है पुरानी। ये देखो, ये तुम्हारी आदत पड़ी है पुरानी। तुम अपना इंट्रोस्पेक्शन कभी नहीं करोगे। क्या आज डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्तित्व दलित समाज में नहीं है? क्या आज हारून जैसा व्यक्तित्व मुस्लिम समाज में नहीं है? लेकिन आपको चाहिए नहीं। आपको चाहिए वो आदमी जो आए, आपका पैर छुए इलेक्शन के टाइम पे, आपकी तारीफ करे, आप खुश हैं यार, सुकुल पैर छुअत रहल, गायक पैर छू के गए। आपको तो इस तरह का आदमी चाहिए। हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, कभी नहीं जीतेंगे, मुझे पता है। पैर ना छूने जाएंगे किसी आदमी का। तुम्हारे लिए काम करने जाए, तुम्हारा पैर भी छूने जाए। तुमको वोट देना हो दो, नहीं तो भाड़ में जाओ। जिंदा रहने के लिए राजनीति नहीं करनी है। और मैं तो अपने सारे दोस्तों से, जितने लोग मुझसे पढ़ते हैं, मैं उनसे कहता हूं आईएएस बनो, 10 साल नौकरी करो, पार्लियामेंट में आओ। अब तुम ही बचा सकते हो इस देश को। ब्यूरोक्रेसी ने आजाद कराया था और ब्यूरोक्रेसी ही इस देश को बचाएगी। फिर वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सुभाष चंद्र बोस को फिर इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर बाहर निकलना पड़ेगा सर, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। सर दूसरों को दोष देना बहुत आसान है सर। दुश्मन बाहर ही नहीं है, अंदर भी हैं। बहुत सारे लोग हितैषी बनकर तो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, पर आलोचना और अब गाली, ये तो एंबिशन की बहनें हैं सर। जहां भी महत्वाकांक्षा है वहां ये 2 चीजें हैं। इसीलिए आम आदमी कुछ नहीं कर पाता। उसको डर बहुत लगता है कि लोग हमको भैया उल्टा सीधा बोल रहे थे। अरे तो बोलेंगे ही। गांधी को बोलते हैं, नेहरू को बोलते हैं, नेपोलियन को बोलते हैं, किसको नहीं बोलते? मैं इस्लाम पढ़ा रहा था तो वो मेरे दिमाग से क्विट कर गया उस, हालांकि मुझे उस पर बोलना था, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। ये जिन्ना बहुत बड़ा लीडर था, जिन्ना लीडर था। ये शाहनामा फिरदौसी, इतनी गाली लिखा उसने अपनी किताब में। फिरदौसी, शाहनामा, दूसरे को तो छोड़ दो। हाँ, ये एक सक्सेसफुल राजा था। ये तो बात एकदम सही है, सफल राजा था ये। इसको लोगों को यूज करना आता था। ये सब एक सफल राजा थे, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये मुसलमान थे तो फिर बीबी राबिया, हसन बसरी, अल मामून, अल हारून, उमर, गलत चीजों को मत पकड़ो सर, गलत चीजों को मत पकड़ो। एनलाइटेंड, आप अगला जब इलेक्शन आए तो मेरी ये बात याद रखिएगा, सब भूल जाइए ये बात। ये जो मैं आपको बोला हूं, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी, ये सर, वाह जबरदस्त, ये जबरदस्त शब्द है सर, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। आप अपना आदमी चुनिए, अपना। और कौन पार्टी, कौन सा दल, कौन सा नेता पिछले 30 साल नेहरू जी ने किया इस देश के लिए, बहुत किया। ओ महान आदमी। शास्त्री जी तो अरे बाप रे बाप, 12,000 रुपए अपनी कार का किस्त नहीं दे पाए शास्त्री जी। और नेहरू को अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तो वो ऐतिहासिक मूर्ख है, उससे बहस ही नहीं की जानी चाहिए। जो देश 1947 में कोई मान ही नहीं रहा था कि बचेगा ये देश। शुगर 800, बीपी 200, यूरिक एसिड 20, ट्राइग्लिसराइड 500,
उसी पे निमोनिया कोरोना, लोग कह रहे थे बचेगा ही नहीं आदमी, ये देश बचेगा ही नहीं। ये स्थिति थी 1947 में भारत की, और वहां से वो आदमी आपको निकाल कर हमारी लाया। वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो शेयर करना ना भूलिए।